तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हमारा लास्ट सेशन अटेंड किया था जो कि गिटहब और पोर्टफोलियो के बारे में था। ओके, ग्रेट। और कितने लोग हैं जिन्होंने वो टास्क कंप्लीट किया था जो हमने ग्रुप में शेयर किया था। ओके। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे शेड्यूल को देखें तो इसमें हमने एक एक दिन का गैप रखा है, वो इसलिए ताकि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक सेशन लेने के बाद उनके पास एक दिन हो कि उस जिस चीज़ के बारे में सेशन है उसकी प्रैक्टिस कर सकें और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें, सो दैट दे कैन एक्चुअली से कि वो कुछ सीख रहे हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन यूजिंग मर्न स्टैक। तो एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर वेब एप्लीकेशन में यूज़ होती है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मर्न स्टैक, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हैं यूजर क्रेडेंशियल्स हैंडल करने के लिए सिक्योर सेशंस तक। तो एक ऐसी कोर स्किल है कि आपके प्रोजेक्ट्स में आप बार बार यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सैन जमाल। तो आज के सेशन इट्स अप टू यू सैन, यू कैन गो नाउ। थैंक यू खिज़र। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि खिज़र ने भी आपको बताया कि हमारा आज का सेशन जो है वो क्या है, ऑथेंटिकेशन यूजिंग मनस्टैक। लेकिन कल वाली बात से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि जब भी कुछ सीखने लगते हैं सबसे पहला क्वेश्चन होता है वाई, कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस पड़ी और हम इसे क्यों सीखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो है वाई मर्न, कि हमने मर्न क्यों चूज़ की। अभी की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कह रहे हो ना कि मर्न इज़ बेस्ट या फिर मर्न का टाइम नहीं रहा, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये गलत अप्रोच है। क्योंकि कभी भी एक इंजीनियर का काम टेक स्टैक सीखना था ही नहीं। कभी भी एक इंजीनियर मर्न स्टैक था ही नहीं। एक इंजीनियर था जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। ठीक है, आज मर्न इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है कि मर्न में। सेकंड थिंग इज़ के मर्न बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंड इट्स इजी। आप एक ही लैंग्वेज जेएस यूज़ करते हुए ही फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैंने इसके अंदर एक टॉपिक चूज़ किया, ऑथेंटिकेशन। वो एक बड़ा रीज़न है कि मैंने वो क्यों चूज़ किया। असल में जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है ना, वो ये चीज़ जो वो एक इंजीनियरिंग स्किल है। ठीक है, वो हर लैंग्वेज में सेम रहेगी। आप जावा में करें, जिसमें मर्ज़ी करें, वो हमेशा उसका लॉजिक सेम रहेगा। तो आज भी हम लॉजिक सीखेंगे कि चीज़ें बिहाइंड द सीन किस तरह काम करती है। मर्न के बेसिक्स बेसिक्स सिखाऊँगा आपको, ताकि आपको जो आगे जो कोर्स हमने करना है, अभी जो पढ़ना है, उसमें आपको कोई इश्यू ना आए। अगर आप लोग जावा में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर करने का चाह रहे हैं या फिर किसी और लैंग्वेज में, गो में, रस्ट में, तब भी ये लेक्चर यूज़फुल होगा क्योंकि लॉजिक ऑथेंटिकेशन का फिर भी सेम रहेगा। तो आज हम मर्न तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन साथ एक इंजीनियरिंग स्किल सीखेंगे कि ऑथेंटिकेशन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं मर्न के बेसिक से। यार थोड़ी देर पहले ही चल रही थी स्क्रीन, अभी फिर से इशू आ रहा है। मैं ना अगेन ज्वाइन करता हूँ। आई गेस अब स्क्रीन शेयर हो रही है और सबको। तो बेस्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं। फिर से आज का हमारा टॉपिक है बैकएंड बेसिक्स विद मर्न स्टैक एंड ऑथेंटिकेशन।
अब सबसे पहले देखते हैं मर्ज स्टैक होता क्या है। ठीक है। असल में जब जावास्क्रिप्ट आई थी ना, वो सिर्फ एक फ्रंट एंड की लैंग्वेज थी। ठीक है, वो सिर्फ ब्राउजर के अंदर चलती थी। अब इशू ये था कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया ना, आप ब्राउजर पे आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी फ्रंट एंड तो बना सकते हो, लेकिन आपका जो बैकएंड था ना, वो आपको किसी और लैंग्वेज में बनाना पड़ता था। जब तब पीएचपी चलती थी उस टाइम में, पीएचपी होगी, जावा होगी, तो आपको फिर दो लैंग्वेज सीखनी पड़ जानी थी। तो एक इंजीनियर ने सोचा व्हाई नॉट, ये जो जेएस का जो पूरा सिस्टम है जो ब्राउजर में चल रहा है वो बहुत अच्छा और बहुत फास्ट है, क्यों ना मैं उसको ब्राउजर से निकाल के लोकल सिस्टम पे ले आऊँ। जब मैं इसको लोकल सिस्टम पे लेके आऊँगा, तब वही चीज़ें जो उसका बिहेवियर है वो तो बहुत अच्छा है, तो फिर मैं उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दूंगा, तो मैं एक ही लैंग्वेज में अपना सर्वर और फ्रंट एंड दोनों क्रिएट कर सकता हूँ। तो तब जनरेट हुआ था हमारा नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, एक रन टाइम है जावास्क्रिप्ट का। सॉरी, नोड जेएस एक रन टाइम है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जो एक सर्वर को क्रिएट करता है, उसे रन करता है लोकली आपकी मशीन पे। ठीक है। अब ई से होता है एक्सप्रेस। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, हम नोड जेएस कर रहे हैं कि एक्सप्रेस जेएस कर रहे हैं। एक्चुअली हम दोनों कर रहे हैं। जो नोड जेएस है ना, वो तो बना है जेएस पे। ठीक है। और जो एक्सप्रेस है ना, वो बना है नोड पे। अब जो नोड जेएस है वो एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, विदाउट एक्सप्रेस जेएस, लेकिन जो एक्सप्रेस जेएस है ना, वो बिल्कुल भी नोड जेएस के बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, वो काम नहीं करेगी। एंड तो अच्छा, अब ना हम एक एग्जांपल दे के लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये सर्वर नोड जेएस। अब उसने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक एच टी टी पी रिक्वायर किया। ठीक है, उसने होस्ट नेम और पोर्ट लिखे हैं, और फिर उसने उसको स्टेटस कोड दिया, उसको उसके हेडर सेट किए हैं, और फिर उसने एंड पे उसको रिस्पॉन्स दिया। ये हमने पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि नोड जेएस में सर्वर कैसे बनता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सप्रेस जेएस, अब क्या हुआ है, अब आपने सिंपली लिखा है ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है। अब आपने कहा ऐप डॉट गेट, गेट करो इस वाली पोर्ट पे। क्या, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो उसे रिस्पॉन्स में आपने भेजना है हेलो वर्ल्ड। दो तीन लफ्जों में आपने पूरा सेटअप कर दिया। ठीक है। इसके लिए थी एक्सप्रेस जेएस। फिर से मैं कह रहा हूँ कि नोड जेएस एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट एक्सप्रेस जेएस, लेकिन एक्सप्रेस जेएस वो नोड के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो बनी ही नोड के ऊपर है। हम एक्सप्रेस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इजी है, वो फास्ट है, उसका सिंटैक्स इजी है, इसलिए हम एक्सप्रेस जेएस यूज करते हैं। लेकिन एक्सप्रेस में लॉजिक सारे नोड के यूज हो रहे होते हैं, ये बता दूं मैं। अब देखते हैं कि सर्वर क्या होता है। अब इजी से जुबान में समझें कि आप क्लाइंट हैं। ठीक है। आपने इंस्टाग्राम पे गए और आपने वहाँ पे किसी की आईडी खोली। ठीक है। मैंने जाके खिजर की आईडी खोली इंस्टा की। अब मैंने रिक्वेस्ट किया सर्च बार में जाके खीजर, एंड प्रेस किया मैंने एंटर। अब मेरे क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट गई है कि मुझे खीजर की आईडी दे दो सर्वर पे। अब वो सर्वर जो होगा वो चेक करेगा, अच्छा खीजर की आईडी, वो जाएगा डेटाबेस के पास, वो ढूंढेगा डेटाबेस में कहाँ कहाँ खीजर की आईडीज हैं। उसमें से जो टॉप 10 है वो निकाल के देगा। टॉप 10 वो इंडेक्सिंग एंड पेजिनेशन का लॉजिक मैंने बोला, बल्कि वो कहेगा कि जो खीजर की आईडीज हैं वो निकालो, वापस क्लाइंट को भेज दो। ये हमारा सर्वर कर रहा होता है। अब लोकली भी हमारा सर्वर ये काम कर रहा होता है, वो हमारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट को लेता है और उसे प्रोसेस करता है, डेटाबेस में जाके देखता है, और हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। रिस्पॉन्स रिटर्न होता है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है। अब जेसन इज नॉट एन पर्सन, जेसन एक फॉर्मेट है। ठीक है। लिखने का तरीका है, आप किस तरह लिखा होता है आपने किसी चीज को। अब हम इस एग्जांपल भी देख लेते हैं, मुझे टेक्स्ट के साथ लिखना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जेसन फॉर्मेट। अब देखें जेसन का फॉर्मेट ये होता है।
एक ऑब्जेक्ट होता है कर्ली ब्रैकेट्स में, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारी एंटिटी का नाम लिखा होता है कि हमने क्या हमारी एंटिटी है और उसका क्या आंसर हमें मिला है। ठीक है। उस फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है हमें उसका आंसर मिला था। ये हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट होता है। ठीक है। अब हमें जो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा हमें जेसन फॉर्मेट में करेगा। अब हमें उसे कन्वर्ट करना होता है अपने रीडेबल चीज के अंदर, उसे हम कहते हैं अब पार्स करना। हम जेसन को पार्स करते होते हैं। सिर्फ एक लाइन होती है उसकी, हम वो भी देखेंगे अभी। अभी आपको समझ आ गई कि हमारा मन क्या होता है और किस तरह हमारा क्लाइंट और सर्वर बात करते हैं आपस में। तो बता दे मुझे, इसके कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं कि एनपीएम पे, नोड पैकेज मैनेजर, ये क्या चीज़ है। अब एनपीएम एक्चुअली समझ लें एक लाइब्रेरी है। ठीक है, एक जगह है जहाँ पे लोगों ने, पिछले इंजीनियर्स ने कुछ स्निपेट ऑफ कोड्स को लिखा है और इसे वहाँ पे पब्लिश कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे किसी और इंजीनियर ने कुछ कोड लिखा है और उसे वहां पे पब्लिश कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उससे लगा था ये जो कोड है ना, ये बार बार यूज हो सकता है। ठीक है, या फिर इसे लिखने में, इसे यूज करने में किसी को बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, तो मैंने इसे एक बार ही लिख दिया। अब आप जब चाहें आप आके npm इंस्टॉल करें और इसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अब हम npm की वेबसाइट पे भी जाते हैं। व्हाट डस मर्न स्टैंड फॉर, मैंने अभी बताया था। मर्न is a combination of four things. M4 होता है MongoDB, MongoDB is a database। ठीक है। E4 होता है Express.js, Express.js एक फ्रेमवर्क है जो Node.js पे बना है। R4 होता है React.js, React.js एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। ठीक है। एंड N होता है Node.js, और Node.js हमारे पास बैकएंड का रन टाइम है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? हम अभी देख रहे थे npm, ये वेबसाइट npm की, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पैकेजेस मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक्सप्रेस। अब हुआ क्या था, इस बंदे ने देखा कि अच्छा एक्सप्रेस का कोड लिखने में आपको ये मुश्किलें आती हैं, या फिर ये वो बॉयलर प्लेट है जो आपने हमेशा लिखनी है। वाई नॉट मैं उसे एक npm पैकेज के अंदर लिख दूँ। अब किसी को भी यूज करना है ना वो बॉयलर प्लेट, वो आगे सिंपली लिखेगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस अपने टर्मिनल में जाके, और उसके पास पूरा एक्सप्रेस का सेटअप हो जाएगा उसके सेटअप। ठीक है, उसके बाद वो सिंपली यहाँ पे आके अपना सर्वर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये npm पैकेज है। यहाँ पे आप अपने पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है आपने कुछ ऐसा बनाया है जो लोगों को फायदा देगा, लोगों को यूज नहीं करना पड़ेगा वो कोड लिखने में, तो आप अपना पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने npm भी देख लिया और हम देखेंगे अब हम आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल काम पे। हाउ टू क्रिएट अ बेसिक सर्वर, सर्वर किस तरह क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ताकि हम कोड बेस में चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेट किया हुआ है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम ये सारा कोड खुद लिखते। सबसे पहले हमारे पास एक फोल्डर आता है। उससे पहले फोल्डर्स पहले अगर आप, आपके पास एक ब्लैंक फोल्डर है, ठीक है, मैंने समझ लिया आपके पास एक ब्लैंक फोल्डर है। आपने आना है और आपने सेटअप करना है अपना नोड जेएस npm स्लैश वन। आपने ये कमांड रन करनी है। जब ये कमांड रन करेंगे ना, आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा पैकेज डॉट जेसन का। अब देखिए पैकेज डॉट जेसन पता है कौन सा फोल्डर है? ये मेंटेन करता है आपके, ये मेंटेन करता है आपकी डिपेंडेंसीज को जो आपने npm से इंस्टॉल की हैं। मैंने भी कुछ इंस्टॉल की हैं जैसे बीक्रिप्ट, कुकी पार्सर, डॉट env एक्सप्रेस। पैकेज डॉट जेसन आपकी इन पैकेजेस को मेंटेन करता है उनके वर्जन के साथ कि आपने ये पैकेज इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी फायदा मेरे पास बनेगी पैकेज लोकेशन की।
ये फाइल जो होती है ना, ये इस तरह काम करती है कि जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया था ना, जैसे आपने बीक्रिप्ट किया था, अब ये इस पैकेज को मेंटेन करती है। ठीक है, इस पैकेज को मेंटेन करने का क्या मतलब है, हो सकता है बीक्रिप्ट जो भी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ और पैकेजेस हों जिस पे वो डिपेंड करता हो। बिल्कुल हो सकता है एक पैकेज दूसरे पैकेज पे डिपेंड करता हो। अब जैसे ये बीक्रिप्ट है, अब ये डिपेंड करता है नोड एडन एपीआई पे और नोड जीवाई बिल्ड पे। ठीक है, ये इस पे। अब मजे की बात, हमें पैकेज डॉट जेसन से कोई काम नहीं होता, और पैकेज लोक जेसन से तो बिल्कुल कोई काम नहीं होता, ये खुद अपने आप मैनेज कर लेती होती हैं। ठीक है, जो हम इंस्टॉल करेंगे जो अनइंस्टॉल करेंगे। तीसरा में फोल्डर बनेगा नोड मॉड्यूल्स का। इस फोल्डर को आपने कभी नहीं छेड़ना। ये फोल्डर होता है कि ये जो आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं ना, बी क्रिप्ट वगैरह, और उसके अंदर की जो डिपेंडेंसीज हैं जो इंस्टॉल हुई हैं, ये उन सब का कोड होता है। जैसे यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मैंने बताया था डॉट env, तो ये उसके अंदर का कोड यहाँ पे सारा लिखा होता है। और वो किस पे डिपेंड करता होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। तो इन फोल्डर में हमारा कोई काम नहीं होता, बस ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने कि ये फोल्डर होते क्या हैं। और फोल्ड नोड मॉड्यूल से मैं आपको बता दूं कि ये वो फोल्डर होता है जिसका साइज 150 200 300 MB होता है, और हम इसे कभी भी गिटहब पे पुश नहीं करते हैं। अब पुश ना करने के लिए अब हम हर बार तो अलग अलग फाइल्स का नाम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखते होते हैं गिट एड डॉट, जिससे सारी फाइल्स इंक्लूड हो जाती हैं। अब उसमें से नोड मॉड्यूल्स को कैसे निकाल लें, उसके लिए हमने फोल्डर फाइल बनाते हैं गिट इग्नोर की। डॉट गिट इग्नोर के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा कि मेरी डॉट env फाइल और नोड मॉड्यूल्स को हमने गिट पे कभी पुश नहीं करना। ठीक है, ये हमारे लोकली पड़ी रहती है, इसको हम गिट पे पुश नहीं करते होते हैं। तो अभी तक यहाँ तक समझ आ गई, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि बैकएंड में इशू होते हैं करने में, शुरू शुरू में। तो किसी का कोई इशू है तो हम साथ साथ क्लियर कर लें। ओके, बेस्ट। अब हम एक सिंपल सर्वर क्रिएशन पे गए थे, तो जैसे कि, हाँ, अब आपने ना जब अपना एम्प्टी फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया, आपने कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, आपने ये कमांड रन कर ली, आपके पास पैकेज जेसन और नोड मॉड्यूल्स और पैकेज लोग जैसे ये फाइल्स आ गए, उसके बाद आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ से SRC के नाम पे। हमने SRC नाम यूज़ किया, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वो SRC ही लिखा होगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि आपने क्या लिखना है, ताकि जब कोई नया बंदा आए उसको ये ना समझना पड़े कि अच्छा इस फोल्डर में क्या चीज़, इसका नाम ऐसा क्यों है। तो इसलिए हमने इसको SRC ही रखा है। अब इस फोल्डर के अंदर ना आप अपना सेटअप करोगे एक्सप्रेस का। आपने अपना एक्सप्रेस का सेटअप करना है, आपने एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करना है। फिर से ऐप डॉट SRC के अंदर ऐप डॉट JS में आपने सिर्फ और सिर्फ सर्वर को क्रिएट करना है, रन नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम एक कमांड लिखेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, इसको लिखने से पहले हमने अपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी थी ना एक्सप्रेस की, यहाँ पे कहीं लिखी थी मैंने। हाँ, ये रही npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। आपने एक्सप्रेस एक डिपेंडेंसी पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेस के अंदर का जो बॉयलर कोड है ना, वो आपके लोकली सेटअप हो चुका है। अब आप एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मैंने कर लिया जब यहाँ पे, उसके बाद मैं एक्सप्रेस को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। हो सकता है आपके पास इंपोर्ट की स्टेटमेंट ना चले, दूसरा तरीका होता है रिक्वायर्ड लिखने का, रिक्वायर्ड एक्सप्रेस फ्रॉम। ठीक है, उसके लिए आप सिंपली पैकेजेशन में आए और यहाँ पे ये लाइन लिख दें, टाइप मॉड्यूल। उसके बाद आप इंपोर्ट टाइप करके ना आप लिख सकते हैं। और जब मैंने इसको कर लिया तो अब मत के मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, इंपोर्ट वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ मैं। मैंने लिखा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब वही है, एक्सप्रेस का जो npm पे सारा बोइलर प्लेट कोड पड़ा हुआ था, अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अगली मैंने लाइन लिखूंगा ये वाली, पोस्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। मैंने एक्सप्रेस को कॉल किया, इस मेथड को मैंने कॉल किया। ठीक है, और इसको मैंने स्टोर कर दिया ऐप वेरिएबल के अंदर। इस टाइम सिर्फ इतना ही होता है, सच मानो सिर्फ इतना होता है। आपने एक ये लाइन लिखनी होती है और दूसरी आपने ये लाइन लिखनी होती है, और आपका बैकएंड का सर्वर क्रिएट हो जाता है, और आपने इसको ऐप के अंदर स्टोर करवा दिया।
सिर्फ ये आपका सर्वर क्रिएट करना होता है। ठीक है। उसके बाद आप एंड पे तीसरी लाइन लिखोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। इसका मतलब है कि मेरे एसआरसी फोल्डर के अंदर या किसी और फोल्डर के अंदर भी तुम मेरे इस सारे कोड को यूज कर सकते हो। ठीक है। मेरा जो एक्सप्रेस मैंने सर्वर क्रिएट किया है ना, तुम इसको कहीं भी एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हो। आपने इसको ही बता दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने ऐप के अंदर सर्वर क्रिएट कर लिया, उसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब मैं इसे जहाँ मर्जी यूज कर सकता हूँ। हमने कहाँ यूज करना है? अब हम एसआरसी के अंदर, बल्कि एसआरसी से बाहर जाएंगे और हम सर्वर क्रिएट करेंगे। सर्वर हम क्रिएट कर चुके हैं, अब हम सर्वर को रन करेंगे। सर्वर डॉट जेएस के अंदर हम चाहते हैं तो हम ये जो एक आधी लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, हम सिंपली इसको ऐप डॉट जेएस के अंदर लिख सकते थे। लेकिन ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि SRC/ऐप के अंदर आपका हमेशा सर्वर सिर्फ क्रिएट होगा और आप सर्वर को रन करेंगे अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर। ये आपको इन फ्यूचर जब अगर आप बैकएंड पे काम करेंगे आपको तब पता चलेगा हमने इसको ऐसा क्यों किया था। क्योंकि डिफरेंट टाइम आता है कि हमें अपनी ना ऐप डॉट जेएस को टेस्ट करना होता है। तो विदाउट सर्वर को रन किए हम सिंपली ऐप डॉट जेएस को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि पूरे सर्वर को टेस्ट कर सकते हैं विदाउट उसे रन किए। तो ये एक तरीका और एक वजह होती है हम इसको इस तरह अलग लिखते रहते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पे आपको बताया था, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं ऐप को यूज कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./src/app.js। जेएस लिखना लाजमी है, ठीक है, इसके बगैर एरर आ सकता है। अब क्या मैंने किया है, अब इंपोर्ट करो, मतलब कि निकालो ऐप को फ्रॉम कहाँ से। डॉट स्लैश का मतलब होता है एक फोल्डर के ऊपर जाओ। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लिखता इसका मतलब था दो फोल्डर ऊपर जाओ, मतलब कि तुम इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाते। और मैं एक और फिर बार लिखता इसको डॉट डॉट स्लैश। तो ये बिल्कुल ही मेरा इस फोल्डर से निकल के मेरा डाउनलोड्स का जो फोल्डर जिसमें मैंने ये रखा हुआ है कोड, ये वहां पहुंच जाता। डॉट स्लैश का मतलब है कि अपने से एक पीछे जाओ, जो सा फोल्डर है ना उसके अंदर चेक चेक करो। मैं इधर से एक पीछे निकला, एसआरसी फोल्डर मुझे मिला। मैं उसके अंदर जाके चेक किया कि अच्छा हाँ ऐप डॉट जेएस पड़ी हुई है। ओके। मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया ऐप डॉट लिसन 3000 कोमा, यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है। अभी ये आपको रेड लाइन नजर आ रही है कि मेरा एजेंट सेशन दे रहा है। तो अब ऐप टू लिसन ये वो स्टेटमेंट है जो आपके सर्वर को रन करती है। सर्वर को क्रिएट किया आपने, यहाँ पे आपने सर्वर को रन किया ऐप डॉट लिसन में। सिर्फ इतना ही होता, आपने ऐप डॉट लिसन करना है और आपका सर्वर चलना शुरू हो जाएगा। और आपने आगे से पोर्ट देनी होती है 3000। पोर्ट होती है कि मैंने इस पोर्ट पे, मतलब किसी ने अगर इसको सर्वर को एक्सेस करना है ना, वो तो इस नंबर पे वो आके उसे एक्सेस कर सकता है। आप यहाँ पे तीन तीन हजार कहीं भी लिख सकते हो, आप जब कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन 3000 एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। नॉर्मली सर्वर यहीं पे चलते होते हैं, तो हमने भी इसको यहीं पे लिखा, लोकल होस्टिंग सर्वर यहीं पे चलते होते हैं। आगे मैंने ऐसे कहा कि जब तुम्हारा ये सर्वर चल जाए, इधर से ट्रू रिटर्न हो जाए, तब तुमने ये कॉल बैक फंक्शन मेरा चलाना है। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, मतलब यहाँ पे प्रिंट करके मुझे बता देना कि सर्वर इज रनिंग। ठीक है। अभी मैं इसे रन नहीं करूंगा क्योंकि अभी एक एरर आएगा। वो एरर मैं अभी बताने लगा हूँ कि वो एरर क्यों आएगा। अभी तक में हम रन करते नहीं हैं, तो अभी एक एरर आएगा। ओके, ये एरर आ गया। ठीक है। तो ये एरर नहीं है, मैंने खुद रखा हुआ है इसको सिर्फ समझाने के लिए। तो अभी हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक हमने सर्वर देख लिया किस तरह बनता है और किस तरह लिस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके। और मज़े की बात यह है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, वेब वगैरह, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, मेरा अभी तक सेमेस्टर ही नहीं आया। तो मुझे नस्ट का पता है। तो उधर जब आप पढ़ते हो ना वेब, आपको एक लैब के अंदर ना सिर्फ इतना ही कराते हैं जितना मैंने अभी तक कराया ना। ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने ये तीन लाइनें लिखनी है, सर्वर डॉट जेएस में आपने आके ये कर देना, ये एक लाइन लिख देनी है। और आपका फाइनल पेपर यही होता है, आपको सर्वर सिर्फ क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के भरोसे ना रही
करिएगा कि तब तब हो जाएगी। तो अभी हम आगे चलते हैं, हमने ऐप कर लिया, सर्वर कर लिया, अब हम देखते हैं मैंने आगे क्या पढ़ना था। अब हम देखते हैं आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एपीएस क्या होती है, क्योंकि अब हमने एपीएस क्रिएट करनी है। हम देखते हैं कि एपीएस क्या होती है और ये रेस्ट एपीए क्या चीज़ है। एक सिंपल चीज बताता हूँ, एक सिंपल डिफाइन समझ लें या ऐसे एग्जांपल समझ लें। कभी भी कोई पूछे ना एपीआई क्या है, उसको ये एग्जांपल बता देना, इंटरव्यू हो या कोई दोस्त हो कोई भी पूछे, उसके बाद उसे समझ आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि आपको भी एपीआई आती है। ठीक है। अब एपीआई समझ लें, आप किसी रेस्टोरेंट गए हैं, ठीक है, उधर वेटर आया आपके पास, वेटर आपके पास आया और उसने आपसे लिया है ऑर्डर, और फिर वो गया है शेफ के पास, आपसे गया वो शेफ के पास, उधर से उसने क्या रिसीव किया, खाना, वो लेके आया आपके पास वापस। यही एपीआई है, ये जो वेटर है ये एपीआई है। आपके वक्त क्लाइंट हो, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की वेटर से कि मुझे ये चीज चाहिए, वेटर गया सर्वर के पास जो कि शेफ था, उसे कहा कि भाई ये बंदा ये चीज मांग रहा है मुझे दे दो, सर्वर उसे देगा और वो सिंपली लाके क्लाइंट को दे देगा। यही सिर्फ एपीआई होता है, इससे ज्यादा एपीआई में कुछ भी नहीं होता। आपने रिक्वेस्ट करनी है, उसका फिर रिस्पॉन्स आएगा, सिंपल। अब एपीआई कुछ टाइप्स होती हैं, अब हम टाइप्स यहाँ पे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ एपीआई। सोप होती है, ग्राफक्यूएल होती है, रेस्ट होती है, लेकिन हम इंडस्ट्री में ज्यादातर रेस्ट यूज कर रहे होते हैं। रेस्ट होगी, ग्राफक्यूएल होगी, जीआरपीसी होगी। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको रेस्ट के बारे में, थोड़ा सा नहीं बल्कि हमें यूज ही रेस्ट करना है। और हम बाकी भी यूज करते हैं, जैसे वेब सॉकेट बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन हम इनको बहुत कम यूज करते हैं। क्यों हम कम यूज करते हैं? क्योंकि अभी हम उस लेवल पे आए ही नहीं है। ये जो ग्राफ क्यूएल है ना, ये यूज होती है बड़े सिस्टम्स में, जब आप बैंकिंग सिस्टम में काम कर रहे होते हो, जब डाटा बहुत सिक्योर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें अलग यूज होती हैं। तो अभी सिंपली एप्स के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, इसको हम रेस्ट ही यूज कर रहे होते हैं। अब रेस्ट एपीआई क्या होती है? रेस्ट एक एचटीटीपी मेथड होता है जो रिक्वेस्ट को भेजता है और रिसीव करता है। ठीक है। इसके अंदर ना 5 होती हैं आगे टाइप्स। ठीक है। अब असल में छठी टाइप भी आ गई है, जो अभी तक मैंने खुद नहीं पढ़ी, पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी वैसे 5 होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं, क्योंकि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर थे। 5 में आपको बताता हूँ, वो भी बताऊंगा मैं। गेट, गेट से क्या करते हो आप? डाटा को गेट करते हो। ठीक है। जब आप लिखोगे ना ऐप डॉट गेट, तो मतलब है डाटा ला के दो मुझे, सर्वर से डीपी में डाटा ला के दो। ऐप डॉट पोस्ट करोगे आप, ऐप डॉट पोस्ट का मतलब होगा कि ऐप जो है, मेरा जो सर्वर है, उससे मैं कह रहा हूँ कि भाई पोस्ट करो, इस डाटा को सर्वर में भेजो, सर्वर को इस डाटाबेस में सेव करे मेरा, पोस्ट करो। पुट जो होता है, पुट क्या होता है कि मेरे डाटा को अपडेट करो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूँ, जो एक फ्रेशर से कभी ना कभी तो इंटरव्यू में पूछेंगे। वो आपसे पूछेगा कि ब्रो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। अब यहाँ पे एक और मेथड होता है पैच का, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच? अब पैच क्या करता है, वो आपके फॉर एग्जांपल मेरा ये डाटा है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा ये डाटा है, ठीक है, ये 2 लाइंस का डाटा है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स के आगे मैंने लिख दिया है टू, यूजर्स टू लिख दिया मैंने, सिर्फ मैंने इतना किया। पैच क्या करेगा? पैच मेरे बाकी सारे डाटा को अपडेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे यूजर्स के आगे टू लिखेगा, मैं सिर्फ इस चीज को अपडेट करेगा। और जो पुट होगा, पुट क्या करेगा, मेरे इस पूरे के पूरे डाटा को ही अपडेट करेगा, चेंज उतना ही होगा, यूजर्स टू ही आएगा, लेकिन उसने मेरे पूरे के पूरे डाटा को फिर से लोड किया, फिर से अपडेट किया, डाटाबेस में जाकर पूरा का पूरा वो जो मेरा डॉक्यूमेंट था, जो उसको पूरा चेंज करके यहाँ पे सिर्फ टू लिख के नया डॉक्यूमेंट वहां पे लगा दिया। ठीक है। ये करता है पुट, और ये डिफरेंट है पैच से। ठीक है। ये आपने याद रखना, कभी ना कभी तो जरूर कोई पूछेगा आपसे। डिलीट होता है कि भाई सर्वर को कहो कि मेरे इस डाटा को डिलीट कर दो। अब कुछ ना, आप जो रेस्ट एपी होती है ना, वो स्टेटलेस होती है। अभी भी स्टेटलेस करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझाता हूँ। स्टेटलेस में अब समझाऊंगा आपको, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे, वहाँ पे 2 तरह की डिप्लॉयमेंट होती है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बहुत ईजी है, तो तब मैं जरूर करवाऊंगा। अभी जो यहाँ पे स्टेटलेस का मतलब है, उसके कहने का मतलब है, जो रेस्ट एपी होती है ना, वो स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस का क्या मतलब है कि ये आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे ना, आपने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स देने के बाद सर्वर भूल जाएगा कि आप मेरे पास पहले आए थे। मतलब कि वेटर गया, वेटर उसको जाके कहेगा यार मुझे सैलेड दे दो,
वापस आके सैलेड दिया आपको, वो वेटर फिर से गया। वो अगर जाके कहता है ना कि यहाँ जो पुराने बंदे का सैलेड था ना, वो कह रहा है मुझे साथ पानी भी दे दो, उसे याद नहीं होगा। वो कहेगा भाई कौन सा पुराना बंदा, मुझे कोई याद नहीं है, तुम्हें पानी चाहिए, किसके लिए चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें नया पानी दे देता हूँ। ठीक है, और कि उसे पिछला कॉन्टेक्स्ट याद नहीं होता। हर रिक्वेस्ट जीरो से शुरू होती है, ये होती है स्टेटलेस। रेस्ट एक स्टेटलेस एपीआई है। इसे अपनी पिछली रिक्वेस्ट याद नहीं होती कि मैंने पीछे क्या प्रोवाइड किया था यूजर को। एपीआई एंड रेस्ट एपीआई की समझ आ गई सबको? ओके ओके ओके। अब यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कुछ एच टी टी पी स्टेटस कोड, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे 201 20 एंड 404 5 404। आपने देखा होगा जब आप कभी भी जाके किसी वेबसाइट पे गलत पेज पे जाते हैं, कोई चैट जीपीटी शायद आ जाए इसका, नहीं इन्होंने सेटअप लग किया हुआ है। आप किसी भी पेज पे जाके किसी और जगह पे जाने की ट्राई करेंगे ना, वो आपको 404 एरर देगा कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर यू आर अनऑथोराइज्ड। तो ये एचटीटीपी कोड होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, ये क्या था, बिल्डिंग या फर्स्ट एपीआई। अच्छा, हाँ, अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ कि हम एपीआई क्रिएट कैसे करते हैं। अब आप करते हो सिंपली, फॉर एग्जांपल आपने ऐप डॉट जेएस में गए हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक ना एरे बना दी है जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। यूजर्स की एक एरे है, एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक आईडी है और यूजर का नेम है। अब आपने एपीआई क्रिएट करनी है। सिंपली एपीआई क्रिएट करने के मैं आपको मेथड बताया था भाई, कुछ होते हैं गेट, कुछ पोस्ट। आपने यहाँ मेथड यूज किया गेट का। ऐप ऐप क्या था आपका, सर्वर था। ऐप से मैंने कहा ऐप डॉट गेट, जाओ मेरे सर्वर और गेट करो, लेके आओ। जब भी यूजर इस वाले पोर्ट के ऊपर, इस वाली के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, मतलब कि जब भी यूजर, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं समझता हूँ कि ये मेरी लोकल वेबसाइट है, लोकल होस्ट, जब भी मेरा यूजर स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स के ऊपर, यूजर्स था ना, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, ये आर क्यू का मतलब होता है रिक्वेस्ट करेगा। तो तुमने उसको रिस्पॉन्स देना, आर जिस मतलब होगा रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स किस में देना है, जेसन फॉर्मेट में। ठीक, अभी जेसन लिखा हुआ है, अभी हम मेनली जेसन यूज करते नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ही करते होते हैं। अभी यहाँ लिखा हुआ रिस्पॉन्स, तुमने जेसन में फॉर्मेट में क्या रिटर्न करना है, यूजर्स की एरे। ये सारी यूजर तुमने रिटर्न करने हैं। जब भी जाके कोई इस पे कॉल रिक्वेस्ट करेगा, तुमने ये से रिटर्न कर देना। ये आपने एक एपी क्रिएट की, और एपी सिंपली इतनी ही क्रिएट होती है। कोई लॉजिक साइंस, कोई बड़ी साइंस नहीं है कि आपने कोई एपी क्रिएट करनी है। क्रड एप्स ऐसे ही बनती हैं, बस वो बड़ी होती हैं, उनमें ज्यादा एपीज होती हैं, इसलिए वो बड़ी और मुश्किल लग रही होती हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल आगे थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एडवांस देखूंगी एपी थोड़ी सी अच्छी कैसे बनती है। अब जैसे कि एक यूजर है, ठीक है, वो अली है। अब अली चाहता है कि उसे अपनी प्रोफाइल देखनी है, सिर्फ देखना है उसके पास क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। वो फिर से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे गेट की, और लिखेगा स्लैश एपीएस स्लैश सोल्यूशन स्लैश हाइफन आईडी। ये जो अगर आपने कहीं देख लिया आपकी रिक्वेस्ट के अंदर, एपीआई के अंदर स्लैश हाइफन लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब है ये जो आईडी है ना, ये डायनेमिक है। डायनेमिक से क्या मुराद हुआ कि अली की अपनी आईडी है, सारा की अपनी आईडी है। अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे जब यूजर स्लैश वन करेगा तो उससे तुमने अली का डाटा देना है, स्लैश टू करेगा तुमने सारा का डाटा देना है। और अगर 1 लाख यूजर हो तो क्या आप 1 लाख के पेज बनाओगे? और यूजर को अपनी अपनी आईडी मुझे याद रखनी पड़ेगी? कभी भी नहीं। यूजर सिंपल रिक्वेस्ट करेगा अपनी आईडी पे, ये आईडी डायनेमिक होती है। ये जाके चेक करती है, ये जाके यूजर को फाइंड करती होती है डेटा बेस में। किसकी बेसिस पे, आईडी की बेसिस पे। ठीक है, वो आपको रिटर्न करता है क्या, यूजर डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूजर। अली को उसका यूजर मिल जाएगा कि तुम्हारी आईडी ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी ये डिटेल्स है। ठीक है, ये हम दो बेसिक एपीएस मैंने बताई है कि आप किस तरह क्रिएट करते हो। हमने अभी दो एपीएस क्रिएट की हुई हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात आ गई है मोंगो डीबी पे। अब आप अपने डाटा को, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक आपने अपने डाटा को कहीं सेव तो किया ही नहीं है। अब मोंगो डीबी इज अ नो एसक्यूएल डाटाबेस। ठीक है, नो एसक्यूएल डाटाबेस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर टेबल्स पे फॉर्मेट में डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, उसमें डाटा सिंपली फॉर्म में स्टोर होता है कि आप उसे इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जैसे जिसमें डाटा लिखा होता है वैसे ही इसके अंदर लिखा होता है। ठीक है,
अब मोंगोडीबी दो तरह की होती है, एक होती है मोंगोडीबी कंपास, एक होती है मोंगोडीबी एटलस। कंपास जो होती है वो आपके लोकल सिस्टम में, आपके लैपटॉप पे आप इसे डाउनलोड करते हो और फिर उसे यूज करते हो। और वो आपको कुछ एपीआई देता होता है कि आपने इस पर रिक्वेस्ट करनी है तो आपको इसका ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। उसका कोड होता है 27107। अभी हम मोंगोडीबी कंपास यूज नहीं करेंगे, ज्यादा लोग वही यूज करते हैं, मैं यूज नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ एटलस को। तो मोंगोडीबी एटलस जो होता है वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है मोंगोडीबी का, आप वहाँ पे भी सेम काम कर सकते हो जो आप लोकली करते होते हो। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा लैपटॉप रैम खाए कंपास को चलाने में। वो मैं सिंपली एटलस से अपनी एक एपीआई की लेता होता हूँ और उसको मैं सिंपली सेटअप करता होता हूँ। अभी हम मोंगोडीबी एटलस से एपीआई की लेके भी दिखाएंगे। ओके, अब हम पहले जाते हैं। वो हमने स्टार्ट कर दिया है अपना ये सेटअप। मैं फिर से बताता हूँ कि हमने प्रोजेक्ट को कैसे इनिशियलाइज किया था। आपने सिंपली npm init y किया और आपके पास पैकेज डॉट जेसन मान की जितना ये सब कुछ लिखा। आपने यहाँ पे टाइप कर दिया मॉड्यूल, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर जाकर आप लिख देंगे ना डेव नोडेमोन सर्वर डॉट जेएस। एक बार तो एरर आएगा क्योंकि आपने नोडेमोन को इंस्टॉल नहीं किया। नोडेमोन को इंस्टॉल करने के लिए आप फिर से लिखें npm इंस्टॉल नोडेमोन, ठीक है। अब ये नोडेमोन क्या है? नोडेमोन एक पैकेज है जो आपके सर्वर को बार बार रन करेगा जब भी आप अपने सर्वर के अंदर कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया फिर पता क्या करना पड़ेगा, आपने अपने सर्वर के अंदर जाके 3000 की जगह लिख दिया 3001, या फिर किसी भी फाइल में जाके आपने कंसोल में भी कुछ चेंज कर दिया ना, आपको अपना सर्वर फिर से बंद करके दोबारा चलाना पड़ता था। उसका हल ये था कि किसी ने नोडेमोन बना दिया। अब आपने सिंपली नोडेमोन इंस्टॉल करना है, अपने पैकेज जेसन के अंदर जाकर स्क्रिप्ट्स के अंदर जाकर लिखना है डेव नोडेमोन सर्वर डॉट जीएस। मतलब कि अब कहीं भी मेरे सर्वर में कोई चेंज होगा ना, तुमने सिंपली नोडेमोन के थ्रू उसे दोबारा रीरन कर देना, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है आपके नोडेमोन सर्वर डॉट जेएस, फिर आपने करना है npm run dev और आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने मोंगोडीबी एटलस पे। अभी तक सिर्फ क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछें, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? आई गेस नहीं है। हम चलते हैं मोंगोडीबी पे। ओके, मोंगोडीबी। हाँ, सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोंगोडीबी पे आएंगे, आपकी होप्स हो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी अगर मैं कभी यूज़ नहीं किया। तो आप सिंपली इस पेज पे आओगे जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। आप यहाँ पे करें क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड सिंपली मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन मेरी क्रिएट होगी। एंड आप यहाँ पर बनाना है प्रोजेक्ट, मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने मर्जी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आप एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही क्लस्टर बना सकते हैं फ्री, जब आप यूज़ कर लेते हैं एटलस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ लूनार एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। हाँ, अब उसने मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब उसने कहा कि क्लस्टर क्रिएट करो, क्रिएट अ क्लस्टर। मतलब कि आप एक ऐसा फॉर्म बनाओ जहाँ पे आपका डेटाबेस सर्वर से लेके स्टोर करोगे। मैंने यहाँ फ्री वर्ड सेलेक्ट कर दिया एंड क्लस्टर जीरो, बस मैंने डिप्लॉयमेंट पे क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे मिलेंगे एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। अभी मुझे पता है आप लोग ये देख पा रहे हो तो कि आप लोग मेरी स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे डिलीट कर दूंगा। तो अब इसलिए आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अपने पास सेव भी है तो मैं कॉपी करके सेव करता हूँ, कभी कभार ये ना स्ट्रिंग शो नहीं करता होता तो फिर नई क्रिएट करनी पड़ती है। मैंने चूज द कनेक्शन स्ट्रिंग किया। अब यहाँ पे आपने कंपास सेट करना, तो आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग। अभी इसके अंदर उसने ना डीपी यूजर आके पासवर्ड खुद लिख दिया हुआ है।
कभी कभार होता है यहाँ पे उसने लिखा होता है कि यू आर पासवर्ड, फिर आपने इसको रिमूव, यू आर पासवर्ड वर्ड को रिमूव करके ना, आपने जो जो सेव की थी कनेक्शन स्ट्रिंग, उससे आपने यहाँ पे पुट करना होता है। जब आप इसको कॉपी कर लें, डन करें, अब आप अपने कोड बेस वापस आए। कोड बेस में मैंने एक फोल्डर बनाऊंगा, मैं एक फाइल बनाऊंगा डॉट env की। डॉट env फाइल आपके पूरी वेबसाइट की, पूरे सिस्टम की, पूरे सेटअप की सबसे नाजुक और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ठीक है, इसके बगैर आप कुछ नहीं चल सकता। अगर आपके अंदर कुछ env सेट है, और अगर आप ये लीक होगी, समझ लें आपका पूरा सिस्टम हैक हो गया। इसको भी आपने कभी भी गिटहब पे पुश नहीं करना होता, ये आपकी प्राइवेट होती है। ये गिट इग्नोर करके मैंने पहले लिख दिया होगा, तुमने इसे कभी भी गिट पे पुश नहीं करना डॉट env को। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है, आपने कभी भी env को गिटहब पे पुश नहीं करना। किसी कंपनी में गए env पुश कर दी, कंपनी बंद हो जाएगी आपकी। यहाँ पे मैंने लिख लिया मोंगो यूआर, इसके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोंगो यूआर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, सब मोंगो यूआर लिखते होते हैं। तो आगे मैंने अपनी स्ट्रिंग मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो मेरा मोंगो डीबी का अटलस सर्वर है ना, अब मैं उसे यूज कर सकता हूँ अपने डाटा बेस के अंदर डाटा को सेव करने के लिए। ठीक है, और जब जब मुझे मुझे इसको यूज करना है ना, मुझे मोंगो यूआरआई को कॉल करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले अभी हम इसको थोड़ा सेटअप करते हैं। अब सेटअप इस तरह करना होता है कि डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस में आप आएंगे ना, इधर आए, और आईपी एक्सेस लिस्ट में इसको आप करते हैं ऐड आईपी एड्रेस 0.0.0.0.0/0। आपने ये लाजमी लिखना। अब ये क्या कर रहा है, ये मोंगो डीबी एटलस को बता रहा है कि जब पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ना, तुमने उसे रिजेक्ट नहीं करना, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लेना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अपने लैपटॉप पे लोकल पे हैं। तो अभी होता ये है कि एक दो दिनों बाद आपके वाईफाई का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, और अगर आप मोबाइल डाटा पे हैं, तो वो बार बार आपके मोबाइल आपका आईपी एड्रेस चेंज करता रहता है। ठीक है, अभी जो मेरा आईपी एड्रेस आप पीछे देख रहे हैं ना, ये सेटअप था। अब थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाना था। अभी चेंज होना था तो मैं अपने मोंगोडीबी एटलस से कनेक्ट ना कर पाता। इसके लिए मैं लिख दिया 0.0.0। ठीक है, अब क्या है कि अब पूरी दुनिया से कोई भी किसी भी आईपी एड्रेस पे होता, वो बंदा मेरे मोंगोडीबी एटलस को कनेक्ट कर सकता है। मतलब कि अभी अगर मैं ये लिखा हुआ था ना, और आप लोग मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ पे अपने कोड में लगाते, शर्त करते कोई, तो आप लोगों को चलना ही नहीं था। उसने कहा तो भाई ये आईपी एड्रेस तो है इन सेटअप। अब मैंने ये लिख लिया, अब आप लोग शर्त कर सकते हो, अब आप लोग मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, जब डेवलप कर जाते हैं कोई चीज़, जब प्रोडक्शन में जाते हो, डिप्लॉय करते हो, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम आपको एक आईपी एड्रेस मिलता होता है अपने सर्वर का। आपने इधर वो लगाना होता है आईपी एड्रेस, इसको रिमूव करना होता है, और इधर वो आईपी एड्रेस लगाना होता है, क्योंकि वो परमानेंट होता है, वो हमेशा वही रहता होता है। अब हमने सिंपली अपना मोंगो डीबी सेटअप कर लिया। मोंगो डीबी के पास इतनी ही बात होती है, आपने सेटअप कर लिया। कोई किसी को कोई क्वेश्चन, बिल्ड रिमूविंग env फाइल ब्रेक द फंक्शनैलिटी। अभी मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया था। जब मैंने इसको रन किया था नोडेमोन को, नोड अपने जो उसको सर्वर को रन किया था, यहाँ पे एक एरर आया था। वो मैंने एरर इसलिए छोड़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट env इंजेक्टिंग env0 फ्रॉम डॉट env। वो कह रहा है कि डॉट env ना एक पैकेज है। ठीक है, ये आपकी env फाइल को आपके सर्वर के अंदर रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, डॉट env आपने इंस्टॉल करना है अपने env को यूज करने के लिए। वो कह रहा है जब मैंने डॉट env को रन किया ना, तो मुझे env के अंदर जीरो envs मिली, मतलब मुझे जीरो कनेक्शन स्ट्रिंग मिली, जीरो सीक्रेट्स मिले। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने कर दिया थ्रो न्यू एरर MongoDB इज नॉट डिफाइंड इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। उसने ये एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, ये एरर मैंने यहाँ पे लिखा होगा कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, हम कॉन्फ़िग कभी पढ़ेंगे इसके अंदर क्या लिखा होगा। उसने यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इफ नॉट प्रोसेस डॉट env डॉट mongo uri, अगर मेरी mongo uri एग्जिस्ट ना करती हुई env के अंदर, तुमने एरर थ्रो कर देना है। अब इसका क्या मतलब, उसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी env के अंदर MongoDB की यूआरआई ना हुई, तो आपका सिस्टम चलेगा ही। सिंपल सी चीज़ है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि आप पहले ही सब कुछ बता देते हो कि ये चीज़ आपको चाहिए है, इसके बगैर सिस्टम नहीं चलेगा। अगर मैं ये फाइल ना लिखता कॉन्फ़िग वाली, फिर क्या होना था, मेरा सर्वर तो चल जाना था, लेकिन मेरी मोंगोडीबी कनेक्ट नहीं होनी थी। और मैं बैठा था यार, ये डाटा क्यों नहीं जा रहा सर्वर में, डाटा क्यों नहीं जा रहा, तो मुझे एंड पता लगना था कि यार मेरे तो ईएनवी में सेट ही नहीं था। तो इसके लिए हमने ईएनवी रखी होती है।
अब फॉर श्योर अगर आपकी ENV नहीं है, आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है, उसमें डेटाबेस ही नहीं है। डेटाबेस के अलावा आपके कुछ सीक्रेट्स और होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके वो इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स ही नहीं है। और ये जो ENV, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मैंने तो अपने किसी दोस्त पे या फिर किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, उनकी ENV मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो वो अपनी ENV नहीं देते होते। ठीक है, कोई भी अपनी ENV नहीं देता होता। आपने खुद ही जाके आपने फिर से एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी होती है, आपने कुछ उसके सीक्रेट्स लिखने होते हैं, और आपने फिर उनको सेटअप करना होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट होता है। ENV कोई भी नहीं देगा आपको, आपने अपने ही सेटअप करनी होती है हर प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी। अब हुआ ये कि सब आपको होप्सो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हमने अपना क्रिएट कर लिया, क्योंकि अब हमारी MongoDB रेडी है डाटा को फैच करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम अगर हम आपको server.js में app.js में देखें, अब मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं। पहले मैंने आपको कहा था आपको 3 लाइनें की जरूरत है, इसकी, इसकी एंड इसकी। अब अंदर तो और भी लाइनें लिखी हुई, इसका क्या मतलब है? अब मैंने एक और पैकेज इंपोर्ट किया, मॉर्गन। ठीक है, मैंने उसके बाद क्या किया, मॉर्गन डॉट यूज किया, ये। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मॉर्गन कोई बड़ी चीज नहीं है। मॉर्गन एक सिंपल पैकेज है npm का, जिसे आप इंस्टॉल करोगे npm इंस्टॉल मॉर्गन करके। ये पैकेज क्या करता है, ये जब भी आपकी रिक्वेस्ट हो रही होती है ना, जो भी यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट कर रही है, मतलब जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये बताता होता है कि 201 पे आपकी रिक्वेस्ट गई थी और उसका ये रिस्पॉन्स आया। ठीक है, सिंपल इतना बताता होता है, इसमें इतना कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है डिबगिंग करने के लिए कि आपके असर किस राउट में, किस IPA में मसला आया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, app.use_express.json। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि मैंने आपको बताया था, आपका जो डाटा है वो JSON फॉर्मेट में कम्युनिकेट करता है रेस्ट API में। ठीक है, आपका फॉर्मेट होता है JSON। अब जब आपका सर्वर है ना, इसको तो जेसन फॉर्मेट की समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपके MongoDB में जेसन फॉर्मेट तो स्टोर नहीं हो रहा होगा, वहां पे तो आपको अपना फॉर्मेट स्टोर करना है, जो यूजर से डाटा आ रहा है। आपने यूजर को क्या शो करवाना है एट द एंड, जो आपके जो क्लाइंट पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आप उसे जेसन फॉर्मेट शो नहीं कराओगे। उस जेसन फॉर्मेट को पार्स करने के लिए आपके पास ये कमांड होती है, app.use_express.json। मतलब कि अब जो भी चीज आ रही है ना जेसन फॉर्मेट में, वो पार्स हो जाएगी। अब वो पार्स होके सिंपली बन जाएगी आपकी सिंपल डाटा में बन जाएगी। हम्म, तो हमने ये देख लिया। थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ पैकेज क्या था। एक्सप्रेस पैकेज होता है आपके एक्सप्रेस को रन करने के लिए, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। मंगूस हम देखेंगे। अब मोंगो डीबी मैंने बता दी, मोंगो डीबी क्या होता है, मोंगो डीबी इज डेटाबेस। ठीक है, अब मोंगूस क्या चीज़ है? मोंगूस वो चीज़ है जो आपके डाटा बेस को, जो मोंगो डीबी को और सर्वर को कनेक्ट कराती है आपस में। ठीक है, सिंपल मोंगूस का यही काम है, ये कनेक्ट कराता है आपको। इसके अलावा दूसरा क्या करता है, ये स्कीमा बनाता है। स्कीमा भी हम बनाएंगे, बहुत आसान स्कीमा बनाना, आपको भी बताता हूँ मैं। mongoose का काम है MongoDB को और आपके सर्वर को कनेक्ट करना। .env इस पैकेज का काम है, आपकी ENV के अंदर आपके जो भी सीक्रेट्स है ना, उनको सीक्रेटली यूज करने के लिए कहीं भी आप .env फाइल लिखते हो, आप .env पैकेज इंस्टॉल करते हो। जैसे मैं आपको कभी बताऊंगा, मैं आपको ब्रेकिट अभी मैं बताऊंगा आपको, और मैंने मॉर्गन आपको बता दिया। ठीक है, अभी आप इंस्टॉल एक एक करके भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन में सारी लिखते हैं तो आपका तब भी इंस्टॉल हो जाती है डिपेंडेंसीज। और फोल्डर स्ट्रक्चर वैसे मैं बताऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। अगर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर खराब है, मतलब आपने कोई भी फाइल कहीं पे भी सही हुई है, तो वो आपका एक अच्छा कोड नहीं है, वो बहुत गंदा कोड है, और आप पे वो कभी भी इस पर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, हो गया, मैं बता दी है कि ये भी क्या होती हैं। ओके, अब हम अपने MongoDB को कनेक्ट करने पे आते हैं, MongoDB के कनेक्शन पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखें एक फोल्डर बना दिया है कॉन्फ़िग नाम से। ठीक है, कॉन्फ़िग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है ना, कुछ कुछ भी सेटअप करना है, ठीक है, वो आप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर करोगे। अब कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर क्या चीज़ें होंगी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डेटाबेस डॉट जेएस लिखी है, मतलब कि मैं डेटाबेस को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्लाउडरी यहाँ पे इमेजेस स्टोर करते हो, वो आपने इसको सेटअप किया था, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते थे क्लाउडरी डॉट जेएस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेटाबेस डॉट जेएस में। आपने यहाँ पे अपने डेटाबेस को कनेक्ट किया। किस तरह कनेक्ट किया मैं बताता हूँ।
आपने सबसे पहले क्या किया, इंस्टॉल मंगूस। मैंने कहा था मंगूस यूज होता है आपकी डेटाबेस को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, आपने यूज कर लिया मंगूस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक फंक्शन असिंक। असिंक क्या क्या मतलब होता है, अगर आपने जीएस पढ़ी है, होप से पढ़ी होगी आपने। असिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस कोड वो होता है जो बैक साइड पे रन हो रहा होता है। बैक साइड पे रन होने का मतलब है कि वो वेट करता है जब तक मैं कंप्लीट ना हो जाऊं। ठीक है, अब ये सिंक फंक्शन वेट करता रहेगा जब तक मेरा कनेक्ट डीपी, ये जो मेरा फंक्शन है ये ना चल जाए। ठीक है, ये async ये काम करेगा, कनेक्ट डीपी फंक्शन को वेट करेगा जब तक ये चल ना जाए। चलने के बाद वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा, वो चेक करेगा। अवेट, async के साथ अवेट जो होता है, अवेट करो। अपनी वेट करो मंगूस के कनेक्ट होने का। तुमने वेट करना है जब तक मेरा मंगूस कनेक्ट नहीं होता। किसके साथ नहीं होता, कन्फिग मोंगो यूआरआई। कॉन्फ़िग क्या है, मैंने बताया था कॉन्फ़िगर के अंदर आपकी सारी ईएनवी सेटअप होंगी। अब आपने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे मेरी एक ईएनवी होगी। मुझे पहले एक चीज़ बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, है ना, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ ओके। ओके, लाइट गई थी तो मुझे लगा कि इंटरनेट ना बंद हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे ना लिखा हुआ है मैंने कि अगर तो मेरी एक मोंगो यूआरआई होगी, ठीक है, प्रोसेस डॉट ईएनवी, ये लिखना जरूरी है क्योंकि डॉट ईएनवी का स्ट्रक्चर है। इससे वो चेक करेगा ईएनवी के अंदर जाके कि आपकी मोंगो यूआरआई सेटअप है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो ये हुई तो ठीक है, ना हुई तो एरर है। अब उसने कहा कि JWT सीक्रेट, अगर तो हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो एरर है। अभी तक मैंने कोई JWT सीक्रेट नहीं सेटअप किया हुआ, तो कि ये भी एरर है। ठीक है, तो मैंने एंड पे उसे एक्सपोर्ट कर दिया कॉन्फ़िग के अंदर कि मेरी एक मंगोई आ रही है। ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर एक JWT सीक्रेट है कॉन्फ़िग के अंदर। उसको यहाँ पे सिर्फ फेच कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा तुम्हें चेक करना, कनेक्ट करना है मंगूज को मेरे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जो मेरी मोंगो यूआरआई पड़ी हुई है इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, मोंगो यूआरआई क्या थी जो हमने ईएनएम सेट की थी मोंगोडीबी एटलस से, वो उसे कहा कि तुम भाई इसको मोंगोडीबी एटलस से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगर जब कनेक्ट हो जाए तो मुझे बता देना कि कनेक्टेड टू डीबी, कि तुम्हारा कनेक्ट हो गया। और अगर नहीं होता, कैच में अगर एरर आता है, तो तुमने एरर सिंपली बता देना है कि जी तुम्हारा डाटाबेस कनेक्शन फेल होगी, और एरर बता देना क्या एरर होता है। ठीक है, ये ट्राई कैच में लिखा हुआ है। तो सिंपली इसका ये काम है और आपकी MongoDB कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इतना ही काम होता है MongoDB कनेक्ट करने का, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता। ये एक लाइन लिखी हुई है, mongoose डॉट कनेक्ट, सिर्फ इतना सा काम है MongoDB कनेक्ट करने का। मैं अगर बाकी सब कुछ इरेज भी कर दो ना आप, तब फिर भी एक लाइन ही काफी होगी आपको MongoDB कनेक्ट करने के लिए। बाकी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, आपने बताना होता है कि हाँ कनेक्ट हो गई है, एरर तो नहीं आया, ये चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट चीज तो देखेंगे ना, आई गेस मॉडल्स ही होंगे। ओके, हाँ मॉडल ही है। अब हम क्रिएट करेंगे यूजर मॉडल। ठीक है, अब आप मैंने एक फोल्डर बना दिया मॉडल्स का। मॉडल्स के अंदर क्या होगा, मॉडल्स के अंदर हर वो चीज़ आएगी जो जो आप यूजर से मांगोगे या फिर जो जो आप डेटाबेस में क्रिएट करोगे। ठीक है, फिर से जो कुछ भी आप डेटाबेस में क्रिएट करोगे ना, उसका एक स्ट्रक्चर होगा ना, कि आपने एक यूजर नेम का, यूजर का एक नेम क्रिएट करोगे, एक ईमेल क्रिएट करोगे, पासवर्ड स्टोर करोगे। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, वो हम स्टोर करते हैं मॉडल्स के अंदर। अभी मैं क्रिएट करने लगा यूजर का मॉडल। अगर यहाँ पे होता कोई पोस्ट का मॉडल कि आप पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो, तो मैं लिखता यहाँ पे पोस्ट डॉट मॉडल डॉट जीएस। मैं यहाँ पे स्कीमा बनाता पोस्ट का, पोस्ट का टाइटल होगा, पोस्ट का लाइक्स की होगी, पोस्ट के कमेंट का ऑप्शन होगा। अब भी हमने सिर्फ लिखा मॉडल, यूजर मॉडल पे हम यूजर क्रिएट करेंगे अभी। मैंने फिर से मंगूस का इंपोर्ट कर लिया। मैंने बताया था कि मंगूस के दो काम है, एक वो डीबी से कनेक्ट करता है और दूसरा वो क्या करता है कि आपकी स्कीमा बनाता होता है। मैंने मंगूस को कनेक्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट किया। मैंने लिखा यूजर स्कीमा बनाओ, मेरी वेरिएबल में स्टोर करो। ठीक है, क्या करो, एक न्यू मंगूस डॉट स्कीमा बनाओ। मंगूस डॉट स्कीमा ही मेथड है। ठीक है, आपने लिखा मंगूस डॉट स्कीमा बनाओ। उसमें क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मेरा एक यूजर नेम होगा। यूजर नेम के अंदर इसमें कुछ आगे बताई हुई हैं चीजें। उसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, बल्कि जो यूजर का नाम होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। इसका जो रिक्वायर्ड है वो ट्रू मत के लाजमी देने देना। मैं इसको रिमूव करता हूँ इस लाइन को। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये था कि आप यूजर बगैर यूजर नेम के भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता था वो यूजर नेम लाजमी दे। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया कि भाई मुझे यूजर नेम तुम्हारा लाजमी चाहिए, रिक्वायर्ड मैंने ट्रू कर दिया। बट अगर वो यूजर नेम नहीं देगा तो मैं उसे एरर दे दूंगा कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, सिंपल। फिर मैंने इसे बताया यूनिक, अब हर बंदे के यूजर नेम यूनिक होने चाहिए। मैंने इसे कहा ट्रू और यूजर नेम मस्ट बी यूनिक। सेम मैंने इसे ईमेल का कहा, ईमेल स्ट्रिंग में रिक्वायर्ड ट्रू है, ईमेल चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। और मैंने पासवर्ड का बता दिया उसे। मैं इसे कहा कि पासवर्ड है ना वो मेरा स्ट्रिंग में फॉर्मेट में होगा, वो रिक्वायर्ड ट्रू और लाजमी चाहिए मुझे।
मैंने एंड पे से क्या दिया, कॉन्स्ट यूजर मॉडल। यूजर मॉडल के अंदर तुम सेव कर दो मंगूज डॉट मॉडल यूजर यूजर स्कीमा। अब मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा तुम ना मंगूज जो है ना, मेरा मंगूज भाई, प्लीज मेरी मोंगो डीबी के अंदर एक मॉडल क्रिएट कर देना। जब भी मेरा यूजर क्रिएट होगा, ठीक है, इस नाम से मेरा एक मॉडल क्रिएट कर दो जिसका फॉर्मेट क्या होगा, यूजर स्कीमा। अब जब भी मेरे इस फॉर्मेट में, ठीक है, यूजर मॉडल के अंदर इस फॉर्मेट में डाटा जाएगा ना, तो मेरी मोंगो डीबी पे यूजर नाम से एक क्रिएट हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसका क्या स्कीमा है, यूजर स्कीमा, मतलब इसके अंदर यूजर नेम ईमेल पासवर्ड होगी और उसकी ये टाइप्स होंगी और उसकी ये रिक्वायरमेंट और यूनिकनेस होगी, ठीक है। मैंने इसको ये बना दिया। सबको समझ आ गई है कि हमारी स्कीमा कैसे बनती है, यूजर मॉडल कैसे होते हैं। देखिए क्वेश्चन तो नहीं है इसमें कि हम कैसे स्कीमा बनाते हैं मॉडल। ओके परफेक्ट। ओके। लॉजिक। अब हम आते हैं कंट्रोलर्स के अंदर। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है कंट्रोलर्स का। अब ये कंट्रोलर फोल्डर क्या करता है, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होगा ना, मतलब कि चीजें किस तरह काम करती हैं, किस तरह काम करेंगी, क्या क्या होगा, ये सब कुछ आपने अपने कंट्रोलर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। अब किसी को भी कोई इश्यू आएगा ना कि यार ये आपकी लोगन लोगिन फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही, तो वो पूरा आप कोड नहीं देखने वाला, वो कंट्रोलर्स में आएगा, वो देखेगा अच्छा ओके बेस्ट ओथ कंट्रोलर, ओके ओथ कंट्रोलर में वो देख रहा है कि अच्छा रजिस्टर फंक्शन ये बना हुआ है, ओके मैं रजिस्टर फंक्शन के अंदर कोई गलती होगी मैं इसी को सिर्फ देखूंगा, तो वो ये चीज़ें इसलिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते होते हैं। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप एक चीज़ है, आप एक्सपोर्ट रजिस्टर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रजिस्टर एंड पे ये भी लिख सकते थे। यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिख दिया हुआ एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन रजिस्टर, मतलब कि आप इसे सिंपली ये थी, आप इसे एक्सपोर्ट यूज कर सकते हो, मतलब कि किसी और फाइल में यूज कर सकते हो। ये भी एक असिंक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यूजर रजिस्टर होने में टाइम लगता है, ठीक है। वो हो सकता है 10 सेकंड लगे, नेट अच्छा होता है 1 सेकंड लग सकता है, नेट बुरा होता है उससे 1 मिनट लग जाए। मैंने इसलिए एसिंक बनाया कि तुम इसे बैक साइड पे चलाते रहना जब तक मेरा यूजर रजिस्टर ना हो जाए। ओके। अब मैंने लिखा कि मैंने ये एपीआई मेरी क्रिएट हो रही है रजिस्टर की, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। दो चीजें मैंने बताई थी, एक रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्लाइंट करता होता है, रिस्पॉन्स आप उसे देते होते हो, ठीक है। मैंने ट्राई कैच ब्लू लगा दिया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने क्या किया, कॉन्स्ट उसको मैंने वेरिएबल में सेट किया यूजर नेम ईमेल पासवर्ड। मैंने यूजर जो यूजर नेम देगा रजिस्टर करते टाइम, ईमेल देगा रजिस्टर करते टाइम, पासवर्ड देगा रजिस्टर करते टाइम, उसको मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है। वो स्टोर मैंने कैसे किया, आप देखो ना, ये आपका क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट ने तो वो अपनी वेबसाइट पे दिया सब कुछ, आपने कैसे स्टोर कर लिया, इसके लिए हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। ये मेथड जो होता है ना, ये जो भी रिक्वेस्ट हो रही है ना, उसको स्टोर करता होता है, उसको फेच करता होता है बॉडी के अंदर से। बॉडी होता है जो क्लाइंट अपनी वेबसाइट पे दे रहा है, बॉडी के अंदर से connect कर फेच करके उसको इसमें स्टोर कर देगा। ओके बेस्ट। अब हमने चेक करता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि हमारा ईमेल यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और सब कुछ यूनिक होना चाहिए, यूजर यूनिक होना चाहिए। अब मैंने इसमें यहाँ पे चेक भी तो करना है वो यूनिक होना चाहिए। मैंने एक फंक्शन लिख दिया कि कॉस्ट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, ये मैंने नाम सेट कर दिया इसका, क्या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यूजर। अवेट, अवेट का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था जब आप केसिंग यूज करोगे उसके साथ आप अवेट यूज करोगे। अवेट का मतलब होता है वेट करना, ठीक है। तुम वेट करो जब तक जो मेरा सर्वर है ना, वो यूजर मॉडल के अंदर से, मैंने अभी आपको बताया था हमने यूजर मॉडल क्रिएट किया था, ये रहा यूजर मॉडल हमारा। यूजर मॉडल के अंदर से जाओ और फाइंड वन, ढूंढ के लाओ, ठीक है, और चेक करो। ऐड और डॉलर का मतलब होता है चेक करो, क्या मेरा यूजर नेम ईमेल दोनों, या दोनों में से कोई एक ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं करते, ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करते। अगर तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए, तो मैं ऐसे कहूंगा कि भाई प्लीज, आपको एरर में दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स टू स्टेटस कोड 409 के साथ, ठीक है। एरर क्या है आपका, वो है एक मैसेज, यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर नेम और ईमेल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम होता है। आप कोई इंस्टा बनाना चाहो जिसके अंदर सेम इमेज यूज करो, तो आपको बताएगा कि यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपको एरर थ्रो करेगा। तो ये चीज 2-3 लाइनें वही कर रही है, चेक कर रही है और आपको एरर थ्रो कर रही है। और अगर ये चीज ना हुई, मतलब कि अगर हमारा ये ब्लॉक ना चला, मतलब कि हम आगे चले जाएंगे, मतलब कि यूजर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया।
अब हमने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमने अपने पासवर्ड को हैश करना है। पासवर्ड को हैश करने का क्या मतलब है कि आपका ये यूजर पासवर्ड दे रहा है ना, आप उसे कभी भी मोंगोडीबी डेटाबेस में या किसी भी डेटाबेस में उसी वर्ड में स्टोर नहीं कराओगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आपने एक वेबसाइट बना दी है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर आपने जो डाटा है, जो यूजर का पासवर्ड है, उसको आपने सिंपली स्टोर कर लिया सिंपल पासवर्ड के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। अभी आप तो एडमिन हो, आप सिंपली मोंगोडीबी पे जाओगे और किसी भी यूजर की आप प्रोफाइल खोलोगे, उसका पासवर्ड नजर आएगा, आप उसकी प्रोफाइल लॉगिन कर लोगे। एक तो ये रिस्क हो गया। सेकंड रिस्क की, अगर आप ईमानदार हो लेकिन किसी और की नीयत तो खराब होगी ना, वो उस आपकी जो मोंगोडीबी है उसको हैक कर ले, आपके स्कीमा को हैक कर ले, आपके मॉडल को यूजर को हैक कर ले, ठीक है, और उसको फिर सारे डाटा मिल जाए यूजर्स का, उसको हम फिर सारे पासवर्ड पड़ा वो क्लीन फॉर्मेट में, वो सबकी आईडी लॉगिन कर लेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोंगो डीबी के अंदर अपने पासवर्ड को सिंपल वर्ड में स्टोर नहीं करते, हम उसे हैश कर देते हैं। हैश का मतलब क्या है, उससे हम गोल में टोल कर देते हैं, उसके अंदर कुछ हम ऐसी चीजें डाल देते हैं कि कोई भी उसे सिंपली ना चेक कर पढ़ पाए, और ना ही वो सिंपली यूज हो पाए कि ये पासवर्ड है क्या। मैंने फंक्शन मैंने वेरिएबल बना दिया हैश्ड पासवर्ड का, ठीक है। मैंने फिर से वेट लगाया और मैंने बीक्रिप्ट यूज किया। मैंने कहा था बीक्रिप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। बीक्रिप्ट एक पैकेज है जो आपके पासवर्ड की हैश करता है, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे मैं पासवर्ड रिसीव कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, मैंने पासवर्ड को रिसीव किया। मैंने इस पर क्या लगाया, मैंने इस पर मेथड लगाया बीक्रिप्ट का। बीक्रिप्ट कौन सा मेथड, हैश मेथड। हैश मेथड के अंदर मैंने लगाया पासवर्ड। पासवर्ड के साथ मैंने लगा दी साल्ट, ये है साल्ट। साल्ट का क्या मतलब है कि तुमने इसके अंदर 10 राउंड का साल्ट ऐड करना है, ठीक है। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन जितना इंक्रीज करोगे उतनी कंप्यूटर पावर ज्यादा लगेगी, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसे टेस्ट करने में। तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड को मैंने हैश कर दिया 10 के राउंड से, इसमें 10 में मैंने 60 डाल दिया, वो 10 में वो पासवर्ड चेंज हो चुका है, मतलब कि अब वो कोई से बंदा डिकोड नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब जब मेरे पास पता लग गया कि यूजर रजिस्टर भी नहीं है, तो मैंने पासवर्ड को भी हैश कर दिया। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और फिर मैंने क्या किया, यूजर क्रिएट कर दिया मैंने, किसके अंदर, यूजर मॉडल के अंदर, डॉट क्रिएट यूज करते हुए यूजर नेम से, ईमेल से, और पासवर्ड सिंपल नहीं डाला मैंने, मैंने कहा पासवर्ड को मैंने किया हैश्ड पासवर्ड के साथ। इस तरह मैंने यूजर को स्टोर कर दिया यूजर मॉडल के अंदर। सिंपल इतना सा काम है। अभी देखे ना आपने, मॉडल भी क्रिएट कर दिया, मंगूज कनेक्ट कर दी, सर्वर क्रिएट कर लिया, यूजर को हैश भी कर लिया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, और उसे क्रिएट भी कर दिया। कोई लॉजिक से कोई अच्छी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपने क्या किया, जब आपने यूजर क्रिएट कर दिया ना, अब आपने रिस्पॉन्स स्टेटस शो कर दिया 201। 201 कोड का मतलब होता है क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस कोड होते हैं 201 फोल्ड पर भी बताया था मैंने आपको। मैंने 201 के साथ मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया क्रिएटेड का, साथ मैसेज भेज दिया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने यूजर को क्रिएट किया, जो यूजर की मैंने एक आईडी बना दी, ठीक है। अभी जो अंडरस्कोर आईडी है ना, ये मंगूज बना के देता होता है, ठीक है। मंगूज बना के देता है, क्या मतलब हुआ, मतलब कि आप कुछ भी स्टोर करते हो ना अपनी मोंगोडीबी के अंदर, कुछ भी, उसकी एक यूनिक आईडी होती है, हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। उसकी एक यूनिक आईडी होती है, जो क्रिएट करता होता है मंगूज, नॉट मोंगोडीबी। मंगूज क्रिएट करता होता है उसकी आईडी को और भेजता होता है मोंगोडीबी को कि ये जो आईडी है ना, ये तुम अपना स्टोर करो, ये यूनिक आईडी है इस यूजर की, इस डॉक्यूमेंट की, इस ऑब्जेक्ट की, इस एरे की, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसे बता दिया कि एक आईडी होगी मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के नाम से, ठीक है। और फिर क्या होगा, एक यूजर नेम होगा यूजर का, फिर एक यूजर ईमेल होगा यूजर का। रिस्पॉन्स में से दिखा देना कि हाँ भाई तुम्हारा, तुम रजिस्टर हो चुके हो, तुम्हारी ये तुम्हारी डिटेल्स है, ओके। अब अगर ये करते हुए कोई एरर आया, तो मैं उसे यहाँ पे फैच कर लूंगा कि हाँ भाई ये एरर आया, ओके। अब भी हमने ये अपनी एपीआई क्रिएट की है, सिर्फ इतना ही होता है एपीआई क्रिएट करने में। मैंने रजिस्टर के नाम से एक एपीआई क्रिएट कर दी है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। समझ आ गई सबको? मतलब आपका हैंड, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा था, ये सिंपल से नहीं, पता क्या कर रही है, ये मेरे हैश पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही है मेरे पासवर्ड को, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं।
वो यूज कर रहा है बीक्रिप्ट को। बीक्रिप्ट क्या करता है, मेरे पासवर्ड को हैश करता है कितने राउंड से, फिर कितनी बार वो हैश करेगा और उसके बाद कितनी बार मिलावट करेगा। वो मैंने बताया 10 बार मिलावट करेगा वो मेरे रियल पासवर्ड को, वो 10 बार चेंज करेगा। ठीक है, जितनी बार आप उसको चेंज करोगे, मतलब जितनी बार उसके अंदर अलग अलग चीजें डालोगे, अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग चीजें डालते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका पासवर्ड था हुसैन पासवर्ड, तो जब मैंने उसे ब्रेक किया तो वो हुसैन नहीं स्टोर होगा। ठीक है, वो पता है किससे स्टोर होगा, वो इस तरह स्टोर होगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ वो ऐसी चीजें डालेगा, वो ये स्टोर होगा। आप इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। इसके अंदर मैंने 10 बार राउंड्स लगा दिए। अगर मैं इस राउंड्स को 100 कर देता ना, फिर ये उतना ही बड़ा होता जाता। ये उतना ही बड़ा होता जाता। अब मसला ये था, जब मेरा इतना बड़ा हो जाएगा ना, तो मेरी कंप्यूटर पावर ज्यादा लगेगी। कंप्यूटर पावर ज्यादा लगेगा, क्या मतलब है कि मेरा टाइम ज्यादा लगेगा दूसरे पासवर्ड को हैश करने में। तो 10 राउंड इनफ होते हैं, 12 करने से ज्यादा ज्यादा राउंड रखने की जरूरत नहीं है। ये काफी स्केयर होता है। ठीक है, तो ये होता है राउंड्स, जो आप यहाँ पे 10 राउंड के सारे स्टार्ट डाल रहे हो। ओके, मतीबुर रहमान, आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में बोले। ओके, हम्म, अब देखिए हमने रजिस्टर कर लिया, हमने अपनी पहली एपीआई बना दी। दूसरी एपीआई है गेट मी की। गेट मी पता है क्या है? गेट मी एक एपीआई मैंने बनाई है, जो क्या करती है, जो यूजर को गेट करती है। यूजर गेट करने का क्या मतलब है कि वो यूजर को उसकी डिटेल्स दिखाती है। ठीक है, उसकी डिटेल्स दिखाने के साथ साथ वो क्या करती है, यूजर को वेरीफाई करती है कि क्या यही असली यूजर है। अब इसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का, कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा सर्वर पड़ा हुआ है, सर्वर पे 3 रिक्वेस्ट आ रही हैं। ठीक है, अब आप किसे, मैं ये पूछता हूँ कि ये रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है। ठीक है, इस यूजर का क्या नाम है, क्या डिटेल्स है, इस यूजर का क्या नाम है, क्या डिटेल्स है, इस यूजर का क्या नाम है, क्या डिटेल्स है। यूजर 3 मेरे पास, ABC। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जो सेंटर पर डिटेल है, सेंटर रिक्वेस्ट है, ये कौन भेज रहा है। यूजर 3 है, ABC। ये A से आ रही है, B से आ रही है, C से आ रही है। गेस करें चैट के अंदर, तो एक दो बंदे गेस कर दे, पता लगे कोई जिंदा भी है। A से आ रही है, B से आ रही है, C से आ रही है, कोई एक। यार मैं ही कर देता हूँ यार, हाँ ओके, B से आ रही है। ठीक है यार, आपने ठीक जवाब दिया, लेकिन ये आपने सिर्फ गेस किया है। ठीक है, और ना ही वहाँ पे 3 यूजर होंगे वहाँ, और ना ही वहाँ पे ABC नाम होगा उनका। तो हो सकता है वहाँ पे 1000 यूजर हो, तो आप गेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चीज़ ये है कि सर्वर ने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा यूजर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके लिए मैंने एपीआई बनाई है गेट मी की। ठीक है, मैं ये एपीआई सर्वर को बताएगी कि कौन सा यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो चेक कैसे करेगा। उसके लिए हम असल यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि चेक करो द यूजर हु इज रिक्वेस्टिंग, क्या वो इस काबिल है, मतलब कि क्या वो ये सलाहियत रखता है कि वो इस एपीआई को रिक्वेस्ट कर सके, या वो इस चीज की रिक्वेस्ट कर सके। ठीक है, वंस अगेन ऑथेंटिकेशन का मतलब है, ये आप यूजर से कह रहे हो, आप यूजर को चेक कर रहे हो, क्या ये यूजर ये वैल्यू रखता है, क्या इस पे ये परमिशन है कि ये बंदा ये चीज कर सके। ठीक है, मैं चेक करूँ क्या कि ये वही बंदा है जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि यूजर ए जो है वो यूजर बी की प्रोफाइल सर्च करने की कोशिश कर रहा हो, क्या वो कर सकता है? वो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके लिए हम यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन विद टोकन्स। ठीक है, अभी हम वो देखेंगे। अब हुआ क्या, अब चीज पता है कैसे कैसे काम करती है रियल वर्ल्ड में। यूजर ABC तीन यूजर है ना, तो अब ये क्या करेगा, अब जब ये यूजर क्रिएट होगा ना, इस यूजर को क्रिएट होने के बाद जब ये लॉगिन करता है, लॉगिन करने पे सर्वर एक टोकन क्रिएट करेगा। सर्वर एक टोकन क्रिएट करेगा, उसको हमने कह दिया टोकन ए नाम से, और हमने उसे भेज दिया यूजर पे वापस कि ये आपका टोकन अपने पास रखें, जब आप नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज मुझे ये टोकन दे दीजिएगा। मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि आप ये यूजर हैं, फिर मैं आपके रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दूंगा।
सर्वर ने ये उसे बता दिया, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो सर्वर है वो स्टेटलेस होता है, उसे नहीं पता होता कि पिछली रिक्वेस्ट किसने भेजी थी। इसलिए हमने इसको ये दिया टोकन। और हर बार टोकन जाएगा, यूजर जब भी अगली रिक्वेस्ट करेगा उसका टोकन वापस भेजना पड़ेगा सर्वर को। सर्वर चेक करेगा कि हाँ ये तो वही बंदा है जिसकी पहले, ये वही बंदा है जिसकी ये डिटेल्स है, इसको मैं ये चीजें दे सकता हूँ, ये इसी चीज का मालिक है और तुम ये चीजें देख लो। मैंने ये कर दिया। अब इस बंदे का टोकन यूज करते हुए ये बंदा रिक्वेस्ट करे, सर्वर क्या करेगा? सर्वर फिर भी रिस्पॉन्स करेगा। मतलब कि अगर यूजर ए के पास यूजर बी के ये टोकन, ये सीक्रेट टोकन आ गया ना, यूजर ए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा यार इस टोकन बी के साथ, सर्वर को कहेगा मुझे टोकन बी की जरा चैट्स तो दिखाओ, उसकी प्रोफाइल तो दिखाओ मुझे, वो दिखा देगा। और इसकी मैं अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं ना आपको, तो आप मुझे टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाऊँ ना, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको जाएंगे ना नेटवर्क टैब के अंदर, एप्लीकेशन टैब के अंदर, एप्लीकेशन में अगर आपको ना यहाँ कुकीज के अंदर एक कुकी मिल रही है इंस्टाग्राम के नाम से, ठीक है। इसको एक वैल्यू है सेशन आईडी की, ठीक है। ये सेशन है मेरा। अब मैं इस पर क्लिक नहीं करने वाला, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शो होगी और आप लोग फिर मेरे सेशन से मतलब मेरी आईडी पे लॉगिन कर सकते हो विदाउट एनी पासवर्ड, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ टेस्ट करना है या फिर कुछ, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको कुछ करना है, शांति करनी है। सिंपल क्या करें, फॉर एग्जांपल आपने अपनी दूसरी आईडी खोली है एक अलग टैब पे, उधर से आप सेशन आईडी को कॉपी करें, ठीक है। दूसरी जगह इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, वहाँ पे कोई और आईडी होनी चाहिए, ठीक है, कोई और आईडी लॉगिन हो। और उसके भी सेम एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे जाके सेशन आईडी चेंज करें और एक रीलोड करें। अब रीलोड करेंगे ना तो आपकी जो प्रोफाइल होगी ना वो उधर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी और के टोकन से रिक्वेस्ट भेज दी तो आपको सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अब आपका काम, इसमें इंजीनियर का काम क्या होता है? इंजीनियर का काम ये होता है कि उसने इस टोकन को सेव रखना है। उसने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो टोकन बी का, यूजर बी का टोकन है ना, वो यूजर बी के पास ही रहे, यूजर ए उसे फेच ना कर पाए। ये एक इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। अब इंजीनियर, जारी बात है, आपके घर के अंदर कोई घुस के आपके लैपटॉप में सेशन एडिट आपकी चोरी कर रहा है तो उसमें इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी बता दिया कि वो कैसे काम करती हैं चीज़ें। अब गेट मी फंक्शन हमें एक है हमारा, फिर गेट मी फंक्शन। अब मैंने गेट मी एपीआई क्या बनाई है यहाँ पे, इधर गई यार, ये रही। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक टोकन है, ठीक है, टोकन वेरिएबल है मेरा, कहाँ पड़ा हुआ है? रिक्वेस्ट के अंदर, हेडर्स के अंदर, ऑथराइजेशन के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। हम कोई भी टोकन बनाते हैं ना उसे हम स्टोर करते होते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन के साथ। अब अभी क्वेश्चन ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क स्प्लिट, जावास्क्रिप्ट का मेथड लिखा हुआ है। ये मेथड पता है क्या करता है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडस्ट्री के अंदर ना आप लोग कोई टोकन सेव करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप टोकन सेव कर रहे हो अपने हेडर के अंदर, किसी यूजर के हेडर के अंदर, तो आप सिंपली इस तरह सेव नहीं करते होते कि आपने यहाँ पे टोकन लिख लिया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हमेशा क्या लिखा जाएगा, BEAR, बेयरर स्पेस टोकन, आपका टोकन यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बेयर लिखा जाएगा, उसके बाद एक स्पेस होगी। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये स्प्लिट, स्प्लिट कर रही है। स्प्लिट एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है। इसका क्या मतलब है, जब भी स्पेस आएगी ना, तुमने, जब भी यहाँ पे स्पेस आएगी, तुमने इस पूरी को तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, ठीक है। और जो वन वाला होगा, जो वन इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है, ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा होता है, फिर स्पेस आ गया, मैंने इसे स्प्लिट किया, फिर जो वन इंडेक्स पे ये पड़ा होगा ना, तुमने मुझे सिर्फ ये रिटर्न करना है टोकन के अंदर से, ठीक है। अब ये चीज क्या कर रही है, लाइन को फिर से देखें। यूजर के, ये हम गेट मी है ना, गेट मी का क्या मतलब है कि चेक करना है। हम चेक करेंगे यूजर के हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन में जो भी टोकन पड़ा हुआ है ना, उसे हम यहाँ पे सेव करके रख लेंगे। हम जब अब हमारे पास टोकन आ गया, ठीक है, जब इस यूजर ने रिक्वेस्ट की है ना, अब हमारे पास टोकन आ गया सर्वर के पास, वो चेक करेगा क्या टोकन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्या टोकन वहाँ पे पड़ा भी हुआ है, क्या बंदा लॉगिन है भी। तो बंदा लॉगिन नहीं है तो उसके पास टोकन नहीं है, जब टोकन नहीं है तो हमसे वहीं पे एरर देंगे भाई हमारे पास टोकन ही नहीं है। तो देखिए, आप इंस्टाग्राम पे जाके किसी की स्टोरी देखना चाहो बगैर लॉगिन किए, आप देख नहीं सकते, आपके पास टोकन नहीं है। वो इस तरह चेक करते हैं कि आपके पास टोकन नहीं होता, वो लॉगिन नहीं है। टोकन होगा तो आप लॉगिन होगा तो आप स्टोरी देख सकते हो, ओके। अब हमने कहा डी कोड। अब पीछे JWT क्या है?
JWT होता है जेसन वेब टोकन। ये आपको टोकन क्रिएट करने में, टोकन वेरीफाई करने में, इस चीज़ों में हेल्प करता होता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, JSONWEBTOKEN, जेसन वेब टोकन। अब जो यूजर का टोकन है ना, तो ये यूजर का टोकन, अब हमें इसे वेरीफाई करना है, क्या ये वही टोकन है जो हमने उसे दिया था। ठीक है। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे, अब जो यूजर का टोकन है ना, उसके अंदर क्या चीजें होंगी, कुछ सीक्रेट्स होंगे। ठीक है। अब वो सीक्रेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जेडब्ल्यूटी सीक्रेट्स। मैंने कहाँ पे रखे हैं, कन्फिग में। कन्फिग कहाँ पे है, कन्फिग मेरी ये पड़ी हुई है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर मेरे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पड़ा हुआ है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मेरी ENV के अंदर कोई JWT सीक्रेट नाम से कोई सीक्रेट पड़ा होगा। अब मैं आता हूँ इधर, यहाँ पे तो सीक्रेट ही नहीं है। ठीक है, जंप सीक्रेट नहीं है, इसका मतलब है मेरा नोड भी नहीं चलेगा। यहाँ पे इसने पहले और एरर दिया हुआ है कि JWT सीक्रेट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, मैं कहता हूँ मैं बना देता हूँ JWT सीक्रेट। मैंने सीक्रेट बनाया। सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी टेक्स्ट वगैरह भेज सकते हो, बस आपने इसे याद रखना है, क्योंकि जो आपका सर्वर है वो इसी की बेसिस पे ही आपको चेक करता होता है कि ये यूज़र वेरीफाइड है कि नहीं है। ठीक है। हम आ गए ऑथ कंट्रोलर्स में। अब यहाँ पे एक हम डी कोड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं वेरीफाइड JWT को। ठीक है। JWT जो मैंने बताया था, हमारा एक पैकेज है, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। मैंने सोचा JWT प्लीज वेरीफाई करो मेरे टोकन को, क्योंकि जो यूजर का जो टोकन आ रहा है हेडर्स के अंदर से, प्लीज उसको वेरीफाई करो और चेक करो मेरे JWT सीक्रेट से जो मैंने इन में स्टोर किया हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करो, चेक करो क्या ये वही टोकन है जो मैंने यूजर को दिया था। ठीक है। अब अगर तो ये वही टोकन हुआ, तो क्या करो, मेरे यूजर के अंदर स्टोर कर दो, यूजर मोड में जाके मेरे उस यूजर की आईडी ले आओ। अगर बल्कि मगर तो बंदा एग्जिस्ट करता है, वो लॉग्ड इन है और उसका टोकन हमें मिल गया, इसका क्या मतलब है वो यूजर ठीक है। तुम क्या करो, उस यूजर मॉडल के अंदर से जाके ना उस यूजर की आईडी ला दो मुझे, कि ये कौन सा यूजर है, मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकूं। और अगर वो ना हुआ, मतलब यूजर ना एग्जिस्ट करता हुआ, हम सिंपली बता देंगे यूजर नॉट फाउंड, यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सिंपली अगर हमने यूज़र मिल गया तो हम बता दें कि यूज़र फर्स्ट सक्सेसफुली, तो यूज़र मिल चुका है, ये यूज़र की डिटेल्स है। और अगर ना मिला तो हम इसे सिंपल एक एरर शो कर देंगे। बस इतना ही काम था। अब मेरा सर्वर भी चल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों एम सेट कर दिए हैं, एंड बाई सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 एंड कनेक्टेड टू DB। मेरा सर्वर भी चल रहा है, मेरी मोंगो DB भी चल रही है। अब यूज़र क्रिएट होगा तो यूज़र स्टोर भी होगा मोंगो DB के अंदर। सबको समझ आ गई मैंने क्या करवाया अभी तक। ओके परफेक्ट। अभी जो चीज़ें मरी जाती है ना, वो ये है कि हमने यूज़र को लॉगिन करवाना है। ठीक है, लॉगिन करवाने के बाद यूज़र को हमने उसके टोकन वगैरह वेरीफाई करने हैं। और फिर हमने सबको इस चीज़ से बचाना है कि वो किसी और टोकन को यूज़ ना कर पाए। और हमने ऑथराइज करवाना है कि वो किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, किस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। अभी 9 बज गए हैं तकरीबन, तो अभी के लिए इतना ही है। लेकिन हम बाकी कल देखेंगे कि अगर यूज़र बी को हमने यूज़र ए के टोकन लेने से कैसे बचाना है, उसे ऑथराइज कैसे करना है, सब कुछ हम कल देखेंगे। अभी देखते हैं, अभी हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है अपनी इसके अंदर जाते हैं तो। हाँ हाँ, एक चीज़ रह गई, एक चीज़ रह गई, राउट्स। हाँ। हमारे पास रह गए हैं राउट्स वाला फोल्डर। राउट्स वाली, हाँ यहाँ पे आ गए राउट्स। अब राउट्स का फोल्डर पता है क्या करता है, जो भी आपने यहाँ पे APIs बनाई है ना, आप जाहिर बात है आपने अपनी API को कॉल भी तो करनी है। अब आपके ने यहाँ पे रजिस्टर नाम से API तो बना दी, गेट मी नाम से API तो बना दी, इसको कॉल कैसे करोगे। कॉल करने के लिए हमारे पास होता है फोल्डर राउट्स, जिसके अंदर मैंने लिख दिया आस्क के राउट, पाथ डॉट राउट डॉट चेयर्स। अब यहाँ पे सारे आस्क के राउट आएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्रेस के अंदर एक चीज होती है राउटर नाम से, जो हमारे राउट को फेच करने में काम करती है, मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। और मैंने ऑस कंट्रोलर के अंदर जो भी सारा बिजनेस लॉजिक था ना, मतलब यहाँ पे मेरी रजिस्टर के लॉजिक था, गेटवे का लॉजिक था, उसे भी मैंने फेच कर लिया। मैंने कहा इंपोर्ट के अंदर स्टार का मतलब होता है हर चीज, एज का मतलब है ऑस कंट्रोलर नाम से इंपोर्ट करो हर चीज।
उस कंट्रोलर के नाम से इस फाइल के अंदर से, अब मेरे पास दो मैंने लिखी थी पेज, मेरे पास दोनों आ गई हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कंट्रोलर जो होगा वो मेरा जो है वेरिएबल, वो राउटर को यूज़ करके, जो मैंने राउटर यहाँ से फर्स्ट किया मतलब वो राउटर की सारी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पाथ राउटर, मतलब कि राउटर के अंदर डॉट पोस्ट का मेथड, जो पोस्ट हम कर सकते हैं स्लैश रजिस्टर पे, और कंट्रोलर डॉट रजिस्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मेरा सर्वर है ना, वो पोस्ट कर सकता है मेरे रजिस्टर पे, स्लैश रजिस्टर एपीआई पे, वो कोई भी यूजर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है। अब वो रजिस्टर किस तरह करेगा, क्या लॉजिक है रजिस्टर करने का, किस तरह मैं से चेक करूंगा? इसके मैंने बता दिया कि हाँ सिंपली ना तुम OS कंट्रोलर के अंदर ना डॉट रजिस्टर वाला फंक्शन देख लेना, तुमने इसको देखते हुए ना बताना है कि मेरा जो यूजर कैसे काम करेगा। सेम गेटमी का भी होगा, तुमने ऑथर में गेटमी देखना है कि तुमने गेटमी के अंदर क्या क्या चीज़ चेक करनी है, उस तरह तुमने मेरा स्लैश गेटमी वाले राउट के ऊपर मेरी रिक्वेस्टें सारी कर देनी है। ठीक है। अब मैंने सर्वर ये ऐप डॉट जेएस में आके सिंपली लिख दिया हुआ है, ऐप डॉट यूज, ठीक है, ऐप मेरी यूज करो स्लैश एपीआई स्लैश और पाथ राउटर, मतलब कि आप किसी यूजर को रजिस्टर करना है ना, उसे पता है क्या लिखना पड़ेगा? तो उसे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट 3000, अगर आपकी कोई डोमेन डिप्लॉयड है मतलब तो वो डोमेन होगी, स्लैश एपीआई स्लैश, और क्योंकि ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, फिर उसके बाद ही सारी और राउटर की एपीआई कॉल करेंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता, यहाँ पे पोस्ट का होता, मैं यहाँ पे लिख देता पोस्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता पोस्ट राउटर। अब किसी को पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे स्लैश ऐप स्लैश पोस्ट, और फिर पोस्ट के अंदर का जैसे होता है एक एपी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, एक एपी होती है, यहाँ पे लिखा होता है अगर स्लैश क्रिएट पोस्ट, वो क्रिएट पोस्ट इस तरह उसको ये जो इस यूआरएल पे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती, तब जाके उसका वो क्रिएट होता। ठीक है। तो होप सो आप सबको समझ आ गई हो कि हमने यूज़र को रजिस्टर भी किया, क्रिएट भी किया है, उसको कॉल भी करना बता दें हमें कैसे कॉल करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कॉल भी करेंगे, हम रजिस्टर यूज़र को रजिस्टर भी करेंगे, हम उसे लॉगिन भी करवाएंगे, इसके टोकन्स भी वेरीफाई करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो सब कुछ समझ आ गई? कोई कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछे, उसके क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, होप सो समझ भी आई होगी। ओके गाइस, तो रैप अप करते हैं जी। आज के सेशन को। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमें एंड करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू जैन, गाइस बहुत अच्छा था आज का फॉर, सेशन। तो ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस। सदान रहें, सतर्क रहें।